नमस्कार दोस्तों। भारत में बाढ़ और जलाभाव एक बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। आज हम यहाँ पे बाढ़ की चर्चा करेंगे कि बाढ़ बेसिकली होता क्या है, उसके क्या कारण है, कैसे उससे बचाव हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत के मौसम विभाग तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बाढ़ की स्थिति वह होती है जब नदी का जल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है। और जो है यह जो बाढ़ है वो मौसम विभाग द्वारा भी ये भी कहा जाता है कि औसत वर्षा से अगर 20% से अधिक वर्षा हो तो वो बेसिकली बाढ़ की स्थिति पाई जाती है। जब नदी अपने खतरे के निशान से बाहर बहता है तो उसका सारा वाटर जो है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति बनती है। बाढ़ जो है बेसिकली कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया कि रिवर फ्लड हो सकता है, जिसमें नदी का पानी खतरे से बाहर जो है पूरे फैल जाता है इलाके में। फ्लैश फ्लड हो सकता है कि अचानक से बारिश हो और उस कारण से बाढ़ आए। कोस्टल फ्लड हो सकता है जो तटीय क्षेत्रों में बेसिकली समुद्र के लहरों से आता है। अर्बन फ्लड जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम या अन्य चीज़ों की कमी से भारी बारिश होने के कारण जो है अर्बन फ्लड की सिचुएशन होती है। कुछ साल पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्थिति पटना की हुई थी या मुंबई में अक्सर ये देखने को मिलता है, तो ये सब अर्बन फ्लड की स्थिति है। आइस जाम और ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ये दोनों जो है बेसिकली हाई अल्टीट्यूड पे जो आइस के पिघलने से होता है या उसके गिरने या टूटने से होता है। तो इस तरह के जो फ्लड हैं, ये कई तरह के फ्लड होते हैं, कई तरह के बाढ़ होते हैं, जिनको हम डिफरेंट टाइप्स में बांटते हैं। मोर और लेस ये जो है अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता होती है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो रिवर फ्लड सबसे ही बृहद क्षेत्र को कवर किए हुए है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लड में हम ये समझ सकते हैं इसको कि बाढ़ जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उसकी विभीषिका कितनी है। तो उससे डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ वाटर यानी वाटर लॉगिंग जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, कितने ड्यूरेशन तक, कितने अवधि तक हो रहा है, क्या वेलोसिटी है उसका, फ्रीक्वेंसी, और किस मौसम में हो रहा है। तो ये सारे जो है उसकी विशेषताओं को बताते हैं, जो बाढ़ और उससे संबंधित कारकों को स्पष्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें बेसिकली इसके कारण की कि बाढ़ भारत में आने के क्या कारण है, तो इसके कारण को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक मुख्य कारण है जो कि मानसून और साइक्लोन से रिलेटेड है। दूसरा अदर कारण भी है जिसमें आपका नदी के अपरदन से रिलेटेड है, वनों की कटाई, मृदा अपरदन, ढाल, ह्यूमन का जो मानव का जो हस्तक्षेप है, लैंडस्लाइड है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये जो है डिफरेंट कारक है। इसको एक एक करके अगर हम थोड़ा सा विस्तार से समझें तो मानसून से उत्पत्ति से संबंधित कारक जो है वो अधिकतर मौसम वैज्ञानिकों ने माना है कि भारत में जो बाढ़ या सूखा दोनों आता है उसका मूल कारण मानसूनी पवन की उत्पत्ति से संबंधित जो अनिश्चितताएं हैं वही हैं। इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय मानसून के प्रत्येक 4 साल जो है अकाल की स्थिति होती है और प्रत्येक 20वें साल महाकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक जल चक्र या एक चक्र है जो भारतीय पे लो प्रेशर बनता है और जब इस तरह से जो है एक सिचुएशन होता है। दूसरा, जोसेफ ने कहा कि जब हिंद महासागर में वायुदाब और समताप रेखाओं का वितरण जो है 3 दशकीय चक्र बनाता है। मतलब कि यह विश्लेषण उन्होंने किया था 1841 से में जो उपलब्ध समताप रेखा और वायुदाब था उसके आधार पर। उन्होंने बताया कि जब कमजोर मानसून होगा तो सूखे की स्थिति होगी और तीव्र मानसून होगा या अच्छा मानसून होगा तो बाढ़ की स्थिति होगी। जैसे उन्होंने बताया कि 1841 से 71 का जो समय था वो कमजोर मानसून का समय था। उसी तरीके से 1871 से 1901 का समय अच्छे मानसून का समय था, तो बाढ़ का था। तो इस तरह से उन्होंने इसको स्पष्ट किया। उसी तरह से जेट स्ट्रीम थ्योरी या फ्लोन ने भी इसको स्पष्ट किया है। इलिनो सिद्धांत में भी जो है इसी चीज़ को स्पष्ट किया गया। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि अगर मानसून की स्थिति अच्छी है और मानसून से बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। दूसरा जो है साइक्लोन है। साइक्लोन का मतलब चक्रवात भी जो है चक्रवात से जो है भारी मात्रा में बारिश होती है तो बाढ़ का कारण बनता है। और अचानक बादल फटने से भी एक विशेष क्षेत्र विशेष पर अचानक से जो है आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाती है तो वो एक बाढ़ का कारण बनता है। इसके अलावा जो है वनों का भारी विनाश एक महत्वपूर्ण कारक है। छोटा नागपुर प्रदेश में जो अचानक से फ्लैश फ्लड वगैरह आता है वो इसी का उदाहरण है। मृदा क्षरण भी बाढ़ का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों कारण है। प्रत्यक्षता अगर हम कह सकते हैं कि पर्वत के क्षेत्रों में चट्टानों को ये नग्न कर देता है,
जिससे क्या होता है उसका वेलोसिटी जो वाटर का है वो तीव्र हो जाता है, और कम वर्षा की स्थिति में भी बाढ़ जैसा स्थिति हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखें मृदा क्षरण को, तो ये अपर्दित मलबे और चट्टानी कण जो है वो नदियों के तली पे जमा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो है नदी इरोजन से उस तली में जमा होते होते वो जो है उथला हो जाता है, यानी ढाल उसका कम हो जाता है, और नदी की गहराई कम हो जाती है। गहराई कम होने से क्या होता है कि बाहर पानी घाटी से बाहर मैदानी क्षेत्रों में बहने लगता है, वो भी एक स्थिति होती है। ढाल का भी वही स्थिति है। अगर अति निम्न ढाल हो गया नदी का, तो नदी की छिछली हो जाती है घाटी, और नदी जो है मियंडरिंग बनाने लगेगा, जिसके कारण से जल का फैलाव बृहद क्षेत्रों पे हो जाता है। इंटरनेशनल जियोफिजिकल एसोसिएशन ने भी माना है कि मैदानी भारत के नदियों में पश्चिमी तट पर कटान ज़्यादा होता है, और इस कटान का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से भी जोड़ा जाता है। जैसे कोसी के बारे में, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, वो जो है अपने कटान के लिए ही फेमस है। इसके अलावा जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे भी जो है वर्षा के या बाढ़ के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अधिकतर नदियों का जो स्रोत है वो पश्चिमी घाट है, जिस कारण से अधिक वर्षा से नदियों का जलस्तर ऊपर उठ जाता है। दूसरा कि उच्च ज्वार के समय चक्रवात आता है, इससे भी नदियों का जलस्तर ऊपर उठता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। गोदावरी और कृष्णा इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा जो है आपका बाढ़ का आगमन का विकास कार्य भी कारण बनता है। कई बार तो बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम ही बाढ़ का कारण बन जाता है, और क्योंकि इससे जो है जैसे नई नदी उद्देश्य अगर घाटी परियोजना की हम बात करें, तो अचानक से जलाशय से पानी छोड़ा जाता है, तो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और वो बाढ़ का कारण बनता है। तो ये सारे जो कॉजेज हैं डिफरेंट, चाहे वो मानसून हो, साइक्लोन हो, बादल का फटना हो, या नदी की तली में उठाव हो, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन हो, सब जो है बाढ़ के कारण बनते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे जो ब्लॉक स्पॉट है इसमें, वो पूरी तरह से फ्लड प्रोन एरिया को दिखाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी भारत में रिलेटिवली कम इलाका है, ज़्यादातर उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें उड़ीसा हो गया, आपका आसाम हो गया, बिहार और यूपी वाले क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित सबसे अधिक माने जाते हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। अगर बाढ़ की अवधि की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम घाटी हो गया, ये बाढ़ के बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में हम इसको रख सकते हैं। अगर हम परिणाम की बात करें तो बाढ़ जो है उसका अभूतपूर्व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों ही प्राकृतिक आपदा के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे ना सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ता है, बल्कि जो भी जंगली जानवर हैं या जो इकोसिस्टम है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे जो है कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड जैसे खतरा उत्पन्न होता है, और वाटर रिचार्ज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन पे, तो ह्यूमन पे जो है जान माल की क्षति होती है। विविध क्षेत्रों में अलग अलग अवधि के ज़्यादातर अवधि जो है आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में होता है, वहाँ पे जो है बहुत सारे फसल भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा गृहविहीन होने की संभावना भी होती है, खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है, पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है, महामारी की संभावना होती है। कई सारे जो है परिवहन सुविधा भी अस्त व्यस्त हो जाता है। योजना आयोग के अनुसार औसतन प्रति वर्ष बाढ़ से लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिसमें सबसे अधिक जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, आधे से अधिक जो नुकसान होता है इन्हीं क्षेत्रों में होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं आसाम बाढ़ से। दूसरी तरफ जो है बाढ़ का प्रभाव कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड लेवल पे भी पड़ता है, सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि जब पूरी तरह से फसल नष्ट हो जाएगा तो कई तरह से सोशल एस्पेक्ट्स या सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सारे परिणाम जो हैं वो बेसिकली बाढ़ से होने वाले परिणाम हैं। अगर हम बाढ़ की तैयारी की बात करें तो कई सारे नियंत्रण की दिशा में कार्य किए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन भी आए हैं, जिसमें 1954 में एक नेशनल फ्लड कमीशन का गठन किया गया था। बाद में जो है 1976 में भी इसका नाम चेंज किया गया, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किया गया। उसी तरह से पंचवर्षीय योजना में भी, जैसे 1954 से 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 1500 लाख हेक्टेयर भूमि में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सका है, और कई सारी उपलब्धियां भी हैं, जिसमें तटबंध बनाना हो गया, जल निकासी का निर्माण करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं सरकार की तरफ से। अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो फ्लड
से एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है टारगेट ग्रुप को, तभी हम मिटिगेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट में हम कार्य करके उसको मिटिगेट कर सकते हैं। फ्लड रिस्पांस की अगर हम बात करें तो जो हमारे आपदा सुरक्षा वाले हैं, जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहा जाता है, उनका या एनजीओ का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है इसमें। दो तरह के मेजर्स हम अपना सकते हैं, जिसमें एक संरचनात्मक मेजर है, एक असंरचनात्मक मेजर है। तो स्ट्रक्चरल मेजर की अगर बात करें तो मैंने बताया आपको, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो गई, तटबंध बनाने का कार्य हो गया, फॉरेस्टेशन का कार्य हो गया, कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट का कार्य हो गया, जिसमें आप बंडिंग कर सकते हैं, कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं, जो है घास लगा सकते हैं, झाड़ी या वन लगाया जा सकता है ताकि जल प्रवाह को कम किया जा सके। तो ये सारे जो रीजन हैं, ये सारे मेजर्स अपना के बाढ़ के को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी वर्तमान में हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, अगर इस तरह से किया जाए तो बहुत सारे नदियों को जो हम एक दूसरे से अगर जोड़ दें तो उससे भी बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता है। अगर हम बात करें निर्माण तकनीकी में, तो उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो है हमें पुल नहर निर्माण से भी उसके फ्लो को चेंज करने की ज़रूरत है। नई कृषि तकनीकी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि अगर जलमग्न क्षेत्र में बाढ़ आता भी है या जलमग्न काफ़ी दिनों तक रहता भी है, कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना तक, तो वैसे फसल हम लगाएं जो जिसको नुकसान ना हो, जिसमें सिंघाड़ा का खेती हो सकता है, मखाना या फिशिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को करके बहुत हद तक फ्लड को मिटिगेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट पंचवर्षीय योजना में अलग अलग जो है इसके लिए हम लोगों ने उपाय भी किए हैं। अगर फ्लड फॉरकास्टिंग की बात करें तो जो है बहुत सारे भविष्यवाणी केंद्र भी हैं, जिसमें भुवनेश्वर है, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, सूरत, जलपाईगुड़ी, जहाँ से फॉरकास्टिंग किया जाता है। फ्लड जोन प्लेन का जो है जो मैपिंग भी किया जाता है, ताकि बहुत हद तक जो है इसको रोका जा सके और बहुत हद तक इसमें नियंत्रण किया जा सके। तो ये सारे कार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुआयामी प्रयास हैं, और सही अर्थों में बाढ़ क्षेत्र के लिए ये उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लड सेफ्टी की, तो अगर फ्लड आता है तो इसके 3 चीज़ें होती हैं कि फ्लड आने के पहले, फ्लड आने के दौरान और फ्लड आने के बाद क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कि अगर क्षेत्र जो है किसी व्यक्ति का वो फ्लड इलाके में है या बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में है, तो वहाँ जो बिल्डिंग्स वो बनाएगा तो वो उस हिसाब से बनाए कि उसको रेसिस्ट कर सके। दूसरा चीज़ कि पहले से जो है आपको नियरेस्ट शेल्टर या रूट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो है सिक्योर प्लेस पे अचानक से बाढ़ आने पे जाया जा सके। इमरजेंसी किट, मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए। घर में अगर पानी आता है तो मेन इलेक्ट्रिसिटी लाइट आप ऑफ कर दीजिए। खाने का स्टॉक रखिए, ड्रिंकिंग वाटर का स्टॉक रखिए। अगर पानी खत्म हो जाता है, बाढ़ में आप फंसे हुए हैं, तो कोशिश ये करें कि बॉयल्ड पानी पिएँ, ताकि जो है किसी तरह की बीमारियां ना फैले। खासकर प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रन को और ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत है। तो ये सारे फ्लड सेफ्टी टिप्स हम लोग यूज करते हैं, या बहुत हद तक जो है यूज करना चाहिए, जिसको हमने बताया कि इसमें कि फ्लड एजुकेशन या टारगेट ग्रुप को हम कैसे जो है उसको ये चीज़ें बताएं, तो फ्लड सेफ्टी टिप्स को भी हम उसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि बाढ़ जो है एक बहुत ही भीषण समस्या है भारत के संदर्भ में, जो कि खासकर जो है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के अलावे आंध्र प्रदेश और अन्य जगहों पे भी इसकी समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक बाढ़ग्रसित क्षेत्रों में कमी नहीं आई है। हाँ, कुछ परंपरागत क्षेत्रों में तो कमी आई है, तो नवीन क्षेत्रों में फिर से बाढ़ आने लगे हैं। तो इस तरह से हमें नए दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। जैसे जल अपवाह को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम पड़ोसी देशों से दीर्घकालिक समझौते कर सकते हैं। जैव तकनीकी के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, मतलब नए फसल विकसित करें जो बाढ़ की स्थिति में भी कायम रह सके, ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव किसानों पर न पड़ सके। तो ये सारे नए तकनीकी या नए चीज़ों को अपनाकर बहुत हद तक बाढ़ के आपदाओं को हम लोग रोक सकते हैं और जल संसाधन के टिकाऊ प्रबंध में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूखा पे चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।